26 नवंबर 2008 मुंबई के लिए यह एक आम शाम थी। गेटवे ऑफ इंडिया पर लोग घूम रहे थे, कोलाबा की गलियों में रौनक थी और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर हजारों लोग अपने घर जाने की जल्दी में थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि समुंदर की लहरों पर मौत सवार होकर मुंबई की तरफ बढ़ रही है। रात के लगभग 8 बज रहे थे। लश्कर ए तैयबा के 10 आतंकवादी एक पाकिस्तानी नाव अल हुसैनी से निकलकर एक छोटी इन्फ्लेटेबल बोट में सवार होते हैं। उनके पास AK-47, ग्रेनेड, GPS और सैटेलाइट फोन थे। वे बधवार पार्क के पास उतरते हैं और 2-2 की टोलियों में बंट जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ कत्लेआम नहीं था, उनका मकसद भारत की आत्मा को तोड़ना था। सबसे पहला हमला होता है लियोपोल्ड कैफे में, एक मशहूर जगह जहां पर्यटकों की भीड़ रहती थी। बिना किसी चेतावनी के 2 आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। लोग समझ ही नहीं पाए कि यह क्या हो रहा है। सबको लगा शायद कोई गैंगवार है या कोई पटाखे फोड़ रहा है, लेकिन जब खून की नालियां बहने लगीं तब समझ आया कि यह मौत का नंगा नाच शुरू हो चुका है। इसी दौरान छत्रपति शिवाजी टर्मिनस 2 और दरिंदे अजमल कसाब और अब्बू इस्माइल प्रवेश करते हैं। यह मुंबई का सबसे व्यस्त स्टेशन है। वहां जो मंजर था वह किसी हॉरर फिल्म से भी बदतर था। कसाब और उसका साथी हर उस शख्स पर गोली चला रहे थे जो उनके सामने आ रहा था। बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं, किसी को नहीं बख्शा। स्टेशन पर अनाउंसमेंट करने वाले विष्णु जेंडे आज भी वह चीखें याद करके कांप जाते हैं। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लोगों को प्लेटफॉर्म से हटने को कहा, वरना मौत का आंकड़ा हजारों में होता। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। मुंबई के 2 सबसे बड़े गर्व, ताजमहल पैलेस होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट, अब उनके निशाने पर थे। दुनिया देख रही थी कि कैसे मौत ने मुंबई को चारों तरफ से घेर लिया है। पुलिस के पास पुरानी लाठियां और पुराने हथियार थे, लेकिन दुश्मन के पास आधुनिक तकनीक और पाकिस्तान से मिल रहे लाइव निर्देश थे। यह सिर्फ एशियन खामोशी हमला नहीं था, यह सदी का सबसे बड़ा जख्म था जो भारत के दिल पर लगने वाला था। अगले 60 घंटे मुंबई के लिए कयामत से कम नहीं होने वाले थे। CST और लियोपोल्ड कैफे में खून की होली खेलने के बाद असली निशाना अब सामने था। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, रथ की शान और मुंबई की पहचान थी। रात के लगभग 9:45 बज रहे थे जब 4 आतंकवादी होटल के अंदर घुसे। उन्होंने पहले पीछे के रास्ते से एंट्री की और लॉबी में मौजूद हर शख्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। दुनिया भर से आए हुए बड़े बिजनेस टाइकून और अमीर लोग वहां मौजूद थे। आतंकवादियों का मकसद साफ था, उन्हें ज्यादा से ज्यादा VVIPs को मारना था या बंधक बनाना था ताकि दुनिया भर का ध्यान उन पर रहे। ताज होटल की वह पुरानी और खूबसूरत इमारत धुएं और आग की लपटों में घिर गई। लोग कमरों में छिपे हुए थे, लाइट्स बंद कर दी गई थीं और हर तरफ से सिर्फ फायरिंग और धमाकों की आवाजें आ रही थीं। लेकिन इस डर के बीच कुछ ऐसे लोग थे जो फरिश्ता बनकर सामने आए। होटल का स्टाफ, किचन में काम करने वाले शेफ्स और वेटर्स, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने गुप्त रास्तों से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला। कुछ ने तो गोलियां अपने ऊपर झेल लीं ताकि उनके मेहमान बच सकें। ये वो लोग थे जो किसी सैनिक से कम नहीं थे। ठीक इसी वक्त थोड़ी ही दूरी पर ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी मौत का खेल शुरू हो चुका था। 2 आतंकवादियों ने वहां भी कब्जा कर लिया था। वहां के कमरों में फंसे हुए लोग अपने परिवार को आखिरी फोन कॉल्स कर रहे थे। हर फोन कॉल दर्द और अनिश्चित मौत की एक कहानी थी। भारत के लिए यह स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। मुंबई पुलिस के पास न तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स थीं, न ही ऐसे हथियार जो AK-47 का मुकाबला कर सकें। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर जैसे बहादुर अधिकारी शहीद हो चुके थे। मुंबई की सड़कें जो कभी सोती नहीं थीं, आज वहां सिर्फ मौत का सन्नाटा था और एम्बुलेंस का शोर। अब सबकी नजरें दिल्ली की तरफ थीं। देश को इंतजार था उन ब्लैक कैट कमांडोज का जिन्हें हर मुश्किल घड़ी में बुलाया जाता है। लेकिन दिल्ली से मुंबई का सफर और लॉजिस्टिक्स की देरी ने आतंकवादियों को और वक्त दे दिया। पाकिस्तान से उन्हें लगातार निर्देश मिल रहे थे। मुंबई की सड़कों पर अब खून और मलबे का राज था। स्थानीय पुलिस अपनी पूरी जान लगा रही थी, लेकिन दुश्मन के पास आधुनिक हथियार और दीवानगी थी। तब वक्त आया भारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं का, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG
ब्लैक कैट कमांडोज। रात के अंधेरे में जब एनएसजी के विमान मुंबई उतरे तो पूरे देश की सांसें थम गई थीं। ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो शुरू हो चुका था। इन कमांडोज का मुकाबला उन लोगों से था जिन्हें मौत का डर नहीं था और उनका मकसद था हर एक मासूम जान को बचाना। सबसे पहले ताज होटल और ओबेरॉय ट्राइडेंट में कमांडोज ने प्रवेश किया। यह किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। हर कमरे के पीछे मौत हो सकती थी। एक एक मंजिल को सुरक्षित करना, दुश्मन को ढूंढना और मेहमानों को सुरक्षित निकालना, यह दुनिया के सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशनों में से एक था। इसी दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने अपनी टीम को बचाते हुए शहादत दी। उनके आखिरी शब्द थे, ऊपर मत आना, मैं संभाल लूंगा। उनकी यह बहादुरी आज भी हर हिंदुस्तानी की आंखों में आंसू ले आती है। वहीं दूसरी तरफ कोलाबा की एक छोटी सी गली में मौजूद नरीमन हाउस, जिसे छाबड़ हाउस भी कहते हैं, वहां सबसे दर्दनाक मंजर था। यह यहूदी समुदाय का एक केंद्र था। आतंकवादियों ने वहां मौजूद लोगों को बंधक बना लिया था। गली इतनी पतली थी कि वहां टैंक या बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती थीं। तब दुनिया ने वह देखा जो पहले कभी नहीं हुआ था। एनएसजी कमांडोज हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए नरीमन हाउस की छत पर उतरे। आसमान से मौत बनकर बरस रहे उन कमांडोज ने दिखा दिया कि भारत की धरती पर हमला करने का अंजाम क्या होता है। 2 दिनों तक चले इस ऑपरेशन में कमांडोज ने हर एक आतंकवादी को ढेर कर दिया। हालांकि हमने अपने बहादुर कमांडो हवलदार गजेंद्र सिंह को खो दिया। इन सब के बीच एक और बड़ी कामयाबी मिली थी। मुंबई पुलिस के कांस्टेबल तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान पर खेलकर अजमल कसाब को जिंदा पकड़ लिया था। कसाब ने अपनी राइफल से ओम्बले पर कई गोलियां चलाईं, लेकिन ओम्बले ने उसकी बैरल को तब तक नहीं छोड़ा जब तक बाकी पुलिस ने उसे दबोच नहीं लिया। यह एक ऐसी कामयाबी थी जिसने पाकिस्तान के झूठ को पूरी दुनिया के सामने नंगा कर दिया। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना ही इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। धीरे धीरे होटलों से धुआं कम हो रहा था, लेकिन मुंबई थी कि दिलों में लगी आग अभी और भड़कने वाली थी। अब वक्त था आखिरी फैसले का और पूरी दुनिया को यह बताने का कि यह हमला किसने और क्यों करवाया था। 60 घंटे की दहशत के बाद ताज होटल की छत पर जब तिरंगा लहराया तो पूरी दुनिया ने चैन की सांस ली। लेकिन यह जीत का जश्न नहीं था, यह एक गहरा मातम था। मुंबई ने अपने 166 मासूम लोगों को खो दिया था। सड़कों पर बिखरे हुए कांच के टुकड़े और जली हुई इमारतें उस दरिंदगी की गवाही दे रही थीं। लेकिन भारत के पास अब एक ऐसी चीज थी जिसने दुश्मन के झूठ की बुनियाद हिला दी। अजमल कसाब। कसाब का जिंदा पकड़ा जाना कोई इत्तेफाक नहीं था, यह मुंबई पुलिस की बहादुरी का नतीजा था। कसाब ने पूछे गए सवालों में वह सब उगल दिया जो पाकिस्तान दुनिया से छुपा रहा था। लश्कर ए तैयबा की ट्रेनिंग, मुरीदके का कैंप और कराची से शुरू हुआ वह मौत का सफर, सब कुछ साफ हो चुका था। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी जैसे मास्टरमाइंड्स का चेहरा दुनिया के सामने नंगा हो गया। कसाब पर सालों तक मुकदमा चला। उसे हर वह मौका दिया गया जो एक लोकतांत्रिक देश में मिलता है और अंत में 21 नवंबर 2012 की सुबह उसे उसके गुनाहों की सजा मिली। लेकिन क्या इंसाफ पूरा हो गया? आज भी इस हमले के कई गुनहगार पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, जो आज भी भारत के लिए एक बड़ा सवाल है। इस हमले ने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारी समुद्री सुरक्षा को मजबूत किया गया। एनएसजी के नए हब पूरे देश में खोले गए ताकि दोबारा कभी देरी न हो। मुंबई पुलिस को बेहतर हथियार और ट्रेनिंग दी गई, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव आया लोगों में। मुंबई ने दिखा दिया कि चाहे दुश्मन कितनी ही गोलियां क्यों न चला ले, वह इस शहर की आत्मा को नहीं मार सकता। अगले ही दिन शहर फिर से उठा, लोकल ट्रेनें फिर से चलीं और लोग फिर से काम पर निकल गए। 6/11 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक याद है उन नायकों की जिन्होंने हमारे लिए अपनी जान दे दी। यह एक याद है तुकाराम ओम्बले की, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की और उन सैकड़ों मासूमों की जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे उस दिन वहां मौजूद थे। आज जब हम गेटवे ऑफ इंडिया पर खड़े होते हैं तो समुंदर की वे लहरें हमें याद दिलाती हैं कि सतर्कता ही हमारी असली ढाल है। यह डॉक्यूमेंट्री उन सभी शहीदों और उनके परिवारों को समर्पित है जिन्होंने इस दर्द को सहा। हम भूले नहीं हैं, हम कभी भूलेंगे भी नहीं।